23 जून 2018 वाइल्ड बोर फुटबॉल क्लब के प्लेयर्स अपने ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आम सा दिन था, नॉर्मल सा दिन था। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। प्लेयर्स अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ये सभी प्लेयर्स की उम्रें 11 से 16 साल के बीच तक थी। इनके साथ इनके एक असिस्टेंट कोच भी मौजूद थे और उनके सीनियर कोच। बच्चे अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके अपने अपने घरों की तरफ निकलते हैं। असिस्टेंट कोच भी उनके साथ ही चले जाते हैं। जो कोच हैं वो दूसरी टीम की ट्रेनिंग के लिए उनके पास चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद जब कोच ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स की मिस्ड कॉल्स हैं उनके मोबाइल के ऊपर। कोच उनको कॉल बैक करते हैं तो पता लगता है कि कोई भी बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा। कोच इंडिविजुअली हर एक बच्चे को खुद कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा कॉल नहीं उठाता सिवाय एक बच्चे के। इस प्लेयर का नाम था सैंपोल, 13 साल का एक बच्चा। वो बात करता है तो वो कोच को बताता है जी कि मैं तो घर पर ही हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने पिकअप किया था स्कूल में से ट्रेनिंग के बाद। तो उनसे जब कोच पूछते हैं दूसरे बच्चों के बारे में, तो वो बताते हैं कि बाकी सभी प्लेयर्स ने और असिस्टेंट कोच सर ने प्लान किया था पास के केव को जाके विजिट करने का। तो हो सकता है कि वो उधर ही हों। कोच फ़ौरन वहाँ पर केव में पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सभी प्लेयर्स की बाईसाइकिल्स और बैकपैक्स तो बाहर पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे प्लेयर कोई भी नहीं है, ना ही वहाँ पर असिस्टेंट। कोच को अब समझ आ गई थी कि बच्चे अंदर हैं और अब ये एक जानलेवा सिचुएशन बन गई है। क्योंकि जब बच्चे अंदर गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केव बिल्कुल साफ थी या बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। लेकिन अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पिछले कोई 2 घंटे से फुल तेज़ बारिश हो रही है, मानसून का मौसम है और आसपास का हर तरफ से पानी उसी केव के अंदर आ रहा है और इस वक्त केव के अंदर पानी फुल स्पीड से बढ़ रहा है। कोच पुलिस को कॉल करते हैं, वो सारी बात बताते हैं। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर डाइवर्स का डाइव करना भी बहुत मुश्किल था। अब वहाँ पर थाई नेवी सील्स को बुलाया जाता है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी वहाँ पर आ जाती है और अब ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसे में वर्नर नाम के एक ब्रिटिश सिविलियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करते हैं अपनी मदद के लिए। वर्नन एक एक्सपीरियंस केवर और डाइवर है। वो इसी गेम को कई बार एक्सप्लोर कर चुके हैं। वर्नन कहने से ये हुआ कि उन्होंने थाई नेवी सील को ब्रिटिश रेस्क्यू काउंसिल के साथ जोड़ दिया, उनका आपस में रब्ता करवाया। वर्नन ने यूके से अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया था, रिक और जॉन। ये दोनों वर्नन के पुराने दोस्त हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस और स्पेशल डाइवर्स हैं। इन तीनों ने साथ मिलकर बहुत सारे केव रेस्क्यू मिशंस और बॉडी रिकवरी मिशंस किए हैं। अब थाई नेवी सील के डाइवर जो हैं वो पानी में डाइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन डाइव करके वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनके लिए डाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो बाहर आते हैं तो जॉन और रिक अब फैसला करते हैं डाइव करने का। जब लोग ये बात सुनते हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं कि आखिर नेवी सील वालों को जाना चाहिए, ये बुज़ुर्ग लोग हैं, ये बूढ़े आदमी क्या करेंगे जाकर। कोई भी इंसान ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि रिक और जॉन को केव के अंदर जाना चाहिए। वो सभी लोग चाहते थे कि थाई नेवी सील्स के जो डाइवर्स हैं वो ही अंदर जाएं। बिल आखिर रिक और जॉन ने केव के अंदर डाइव की और वो अंदर चले गए। ये थैम लॉन्ग केव जो है ये थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी केव है और ये एक पॉइंट के बाद 2 जगह पर डाइवर्ट हो जाती है। उसे टी सेक्शन कहते हैं। रिक और जॉन का ये मानना था कि बच्चे चेम्बर 3 पर मौजूद होंगे, जो टी सेक्शन से पहले एक पॉइंट आता है जहाँ पर केव ऊंची है। वहाँ वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो आगे टी सेक्शन पर जाने का फैसला करते हैं। टी सेक्शन पर पहुँचने के बाद रिक और जॉन फैसला करते हैं कि वो नॉर्थ साइड पर जाएंगे, क्योंकि वो केव का हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो कि नीचे है, ज़मीन के अंदर मज़ीद जाता है तो पानी का फ्लो उस तरफ है। तो उनका मानना ये था कि बच्चे पानी से बहकर वहाँ पर उस साइड पर ही गए होंगे। वहाँ पर एक पॉइंट है, टी सेक्शन से आगे नॉर्थ साइड पर जाएं तो एक पॉइंट आता है पटाया बीच। ये भी एक ऊंची एलिवेशन वाली जगह है। रिक और जॉन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है। अब ये लास्ट पॉइंट था इन डाइवर्स के आगे जाने के लिए। कोई भी डाइवर जब डाइव करता है पानी के अंदर तो उसको
उसके लिए ये रूल होता है कि उसने सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन बर्न करनी है और उसके बाद वो वापस आएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो जितना भी अंदर जाता रहेगा, जब जब उसको 1/3 ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, वहाँ से वो वापस उसको आना है लाजमी, ताकि 1/3 जो है जाते हुए यूज़ हुई, 1/3 वापसी पे यूज़ होगी, और 1/3 जो सी है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उनके पास हो, वो जिंदा रहे, ऑक्सीजन की कमी से ना वो मर जाए। लेकिन इन दोनों डाइवर्स ने हार नहीं मानी और ये आगे चलते चले गए। पटाया बीच से तकरीबन 2 गुना और आगे जाकर वहाँ पर उनको कुछ रोशनी और बच्चों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो इनकी जान में जान आई और ये बहुत खुश हुए। ये वहाँ पहुँचे तो देखा सारे बच्चे वहाँ पर सही सलामत थे। इन्होंने फ़ौरन से अपना कैमरा निकाला और उनकी वीडियो बनाई। सभी बच्चे ठीक थे, भूख से उनका बुरा हाल था, लेकिन वो सब जिंदा थे और असिस्टेंट कोच भी उनके साथ ही मौजूद थे, वो भी बिल्कुल ठीक थे। अब ये बात बाहर मौजूद लोगों को पता लगी तो उनमें खुशी एक लहर दौड़ गई और हर तरफ न्यूज़ में यही आने लगा कि सब बच्चे ठीक हैं। इतनी देर 72 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया केव के अंदर फंसे हुए, लेकिन वो अभी तक सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर मौजूद एक एक्सपर्ट का कहना था कि बच्चों को ढूंढना तो एक आसान काम था, अब जो मेन मसला होगा वो ये होगा कि उनको वहाँ से बाहर कैसे निकालना है। ऐसे में हर कोई अलग अलग सजेशन देने लगा। सबसे पहले तो थाई नेवी सील्स के डाइवर्स को खाने पीने का सामान देकर बच्चों के पास भेजा गया ताकि वो उनको जाकर कुछ हौसला दें। बच्चों की एक्सट्रैक्शन के लिए 3 ऑप्शन निकाले गए, जिसमें एक था डाइव, कि बच्चों को पहले डाइविंग सिखाई जाएगी और फिर उनको डाइविंग करवा कर वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो था वो ये था जी कि ज़मीन के अंदर ड्रिल करके, ऊपर सरफेस से ड्रिल करके नीचे तक ड्रिल की जाए केव तक, और वहाँ से बच्चों को बाहर निकाला जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये ज़मीन से 1 किलोमीटर नीचे थे और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ऊपर हैवी ड्रिलिंग का काम किया जाएगा तो जो केव है वो कोलैप्स नहीं कर जाएगी, कुछ भी हो सकता था। इसको भी खारिज कर दिया गया। डाइव के ऑप्शन को भी फेल कर दिया गया, क्योंकि इतने कम टाइम में और इतनी छोटी सी जगह पर बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को डाइविंग सिखाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये भी जो ऑप्शन था इसको भी फेल कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन था कि इंतज़ार करें, वेट करें, मानसून का मौसम ख़त्म होगा, बारिशें रुकेंगी, पानी नहीं होगा, तो फिर वहाँ से बच्चे बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती थी, क्योंकि मानसून का सीज़न तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ था और ये नवंबर के एंड तक चलेगा। इस सारे काम के दौरान नेवी सील के एक रिटायर्ड ऑफिसर समान कुनान, इस केव के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई। पूरी दुनिया से थाईलैंड को ऑफर्स आने लगी, कोई कोई सजेशन दे रहा था, कोई कुछ सजेशन देता था कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कोई कहता था कि हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ऐसे में एलन मस्क ने भी एक किड साइज सबमरीन बनाई कि एक बच्चे को सबमरीन के अंदर बिठाकर तो बाहर निकाला जाए, बाद में सबमरीन फिर वापस जाएगी, दूसरे बच्चे को लेकर आएगी। लेकिन सबमरीन इस केव के अंदर चल नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केव जो है कहीं पर ऊंची है, कहीं पर इतनी ज़्यादा तंग है कि वहाँ पे स्विम करना पड़ेगा, किसी जगह पर चलना पड़ेगा, पानी कम है, ऊंची है, और कोई जगह ऐसी है जहाँ पर क्लाइंबिंग भी करनी पड़ेगी। अब वर्नर ने अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्त डॉक्टर हैरिस से रब्ता किया और उनको अपने पास बुलाया थाईलैंड। डॉक्टर हैरिस ने एक स्पेशल ड्रग तैयार किया, जो बच्चों को ड्रग दिया गया। उसके बाद बच्चों को ड्रग देकर वो बेहोश हो गए। बच्चों के हाथ कमर के पीछे बांधकर उनके फेस के ऊपर एक मास्क लगाया गया और जो डाइवर हैं वो बच्चों को अपने साथ खींचकर बाहर ले आएंगे। ये प्लान फाइनल किया गया। डॉक्टर हैरिस ने यह ड्रग तैयार किया और 2 बच्चों को ड्रग दिया गया, वो दोनों बेहोश हुए। उनके फेस के ऊपर उनके लिए जो स्पेशल मास्क बनाया गया, उनके फेस पे मास्क लगाया, उनके हाथ उनकी कमर के पीछे बांधे और एक प्रोफेशनल डाइवर जो उनसे वो उनको खींचते हुए पानी के अंदर स्विमिंग करवाते हुए, और उनको जहाँ पर उठाना पड़ा उसको बच्चे को उठाकर अपने साथ बाहर ले आए। इन बच्चों को चेंबर 3 पर लाया गया, जो ऊंची जगह थी। दोनों बच्चे जब वहाँ सेफली पहुँच गए तो ये क्लियर हो गया कि ये तरीका जो सा है ये सबसे ठीक है और सेफ़ है। इसी प्रोसेस के साथ एक दिन में 6 बच्चों को वहाँ से निकाला गया, अगले दिन 4 बच्चों को निकाला गया और अगले दिन पीछे बचे हुए 3 बच्चों को निकाला गया। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई जो सबसे लास्ट में एक बच्चा रह गया था, वो छोटा था और बारीक सा था।
जो फेस मास्क बनाए गए थे उसके मुंह के ऊपर वो मास्क पूरा ही नहीं आ रहा था। डाइवर्स अपने साथ एक एक्स्ट्रा मास्क लेकर गए थे जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है, वो उसके फेस पर लगाया, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे के मुंह पर फिट आया। लेकिन फॉर्चुनेटली उस बच्चे को भी बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकाल दिया गया। 3 दिन लगे उन बच्चों को केव के अंदर से बाहर निकालने में। बाहर तरफ न्यूज़ में सिर्फ यही खबर आ रही थी कि बच्चों को कामयाब तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। ये एक ऐसा मिशन था जिसके कामयाब होने के 0% चांस थे। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये मिशन सक्सेसफुल हो सकेगा या बच्चे ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। अगर वो पानी से नहीं मरे होंगे तो वो भूख से मर गए होंगे पहली तो बात, या कहीं पर टकराने से मर गए होंगे। लेकिन जब ये न्यूज़ आई कि सब बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है तो पूरी दुनिया से मुबारकबाद के मैसेज आने लग पड़े। ये इस दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्क्यू मिशन ऑफ ऑल टाइम है। ये ऐसा मिशन था जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल कम थे, ना के बराबर। इस सारे मिशन के दौरान एक डाइवर बीमार हुए जिनका नाम था बेरू। इस वाक़ये के 1 साल बाद भी वो रिकवरी नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट में टोटल 2 लोगों की जान गई। पूरा थाईलैंड अब वर्नन को और उनके दोस्त रिक और जॉन को थैंक यू कह रहा था और उनको बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल भी दिए गए। वर्नन जब वापस इंग्लैंड गए तो क्वीन ने भी उनको मेडल दिया और उनकी कोशिशों को बहुत खराज तहसीन पेश किया। तो ये थी आज की वीडियो, द ग्रेटेस्ट रेस्क्यू ऑफ ऑल टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। थैंक यू।